नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है धुंध की परत। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गहरी रात को भेजती ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भागी जा रही थी। खेत, खलिहान और वन अरण्य सब अंधेरे में डूबकर पीछे छूटते जा रहे थे। कूपे की काफ़ी लाइट्स बंद हो चुकी थीं, पर मीना की आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। रह रहकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता। मन में यही आ रहा था, काश कुछ ऐसा हो जाता जो उसे बनारस न जाना पड़ता। हमेशा बनारस जाने के ख्याल से ही उसके पूरे शरीर में ईर्ष्या की इतनी तेज लहर उठती कि उसका तन मन जला जाती। उसने देखा सामने की बर्थ पर मनीष सो चुके थे। नीचे दोनों बच्चे शाश्वत और सिद्धि भी सो चुके थे। इस बार दिवाली पर उसे बनारस अपनी जेठानी सुधा के यहाँ जाना पड़ रहा था। उसकी सास वसुंधरा बीमार थी। उनकी इच्छा थी कि दिवाली इस बार दोनों भाई बनारस में एक साथ मनाएं। मनीष तो माँ की इच्छा पर जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया था, लेकिन मीना ने सुनते ही शाश्वत और सिद्धि की पढ़ाई का बहाना ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन मनीष ने सख्ती से कह दिया था, माँ के कहने पर हम हर हालत में बनारस जाएंगे। बच्चों की दिवाली की छुट्टियाँ तो हैं ही। मीना ना जाने का कोई और बहाना सोच नहीं पाई थी। 10 वर्षीय शाश्वत और 8 वर्षीय सिद्धि तो एक साथ चहकर बोले थे, हाँ मम्मी, ताई जी के यहाँ जाना है। बहुत अच्छी है ताई जी। सुनकर आग बबूला हो गई थी मीना। ठीक है, तुम जाओ, मेरा मन नहीं है। मनीष को गुस्सा आ गया था। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं बच्चों को ले जाऊंगा, बैठी रहना अकेले घर में। मनीष का गुस्सा देखकर मीना ने बुझे मन से अपनी तैयारी की थी और अब ना चाहते हुए भी विगत स्वयं को बार बार दोहराने लगा था। उसके विवाह के समय आशीष और मनीष एक साथ ही बनारस में रहते थे। मीना को याद है, जब उसने गृह प्रवेश किया था, चारों तरफ सुधा सुधा की पुकार थी। पहले उसने इसे सामान्य रूप से लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते रहे उसके दिल में सुधा के प्रति ईर्ष्या ने ऐसी जगह बनाई कि आज भी इतने सालों बाद वह भावना उसी जगह ठहर गई थी। उसे याद है, मनीष ने उसे कहा था, मीना, भाभी ने इस घर के हर सदस्य के लिए बहुत किया है, उनका दिल कभी ना दुखाना। पिताजी के अंतिम समय में जितनी सेवा की है भाभी ने, कोई नहीं भुला पाएगा कभी। वसुंधरा भी हर बात में सुधा से सलाह लेती थी। सुधा ने मीना को भी बहुत स्नेह दिया, लेकिन मनीष के मुंह से सुधा की तारीफ सुन वह नारी सुलभ ईर्ष्या से भर उठती। मनीष जब भी मीना के लिए कुछ लाता, सुधा के लिए भी जरूर कुछ होता। सुधा की हर बात में मीना को दिखावा लगने लगा। वह सोचने लगी, इस औरत ने सबको अपनी मीठी बातों में फंसा रखा है। वह सुधा से बहुत कटती चली गई। छुट्टी के दिन सुधा सब बच्चों के सिर में तेल लगाने बैठ जाती तो मनीष को भी आवाज़ देती, मोनू, तुम भी आ जाओ। मीना जल जाती। एक बार तो मनीष से कहा भी, तुम क्या बच्चे हो जो उनसे तेल लगवाने बैठ जाते हो? मनीष हंसता, और क्या, उनके लिए तो अभी भी बच्चा ही हूँ। मीना ने कहा था, तुम्हारे बालों में तेल मैं भी लगा सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं कहते, इतना ही शौक है तो। यह भी कोई बात है, अगली बार तुम लगा देना। मीना का मायका लखनऊ में था। ये सारी बातें उसने अपनी मम्मी को बताई थी तो उन्होंने उसे सुधा से दूर रहने की सलाह दी। मीना को ट्रेन में अपनी बर्थ पर करवटें बदलते हुए याद आ रहा था। एक बार मनीष को तेज बुखार था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा था। सबके बार बार कहने पर भी सुधा ने न रात को आराम किया न दिन में, बस घर और हॉस्पिटल के चक्कर ही काटती रही थी सुधा। मीना के मन में अब तक तो सिर्फ ईर्ष्या थी, लेकिन अब उसकी बेचैनी और तरफ देखकर मीना के मन में जो शक उभर आया उसे वह अब तक निकाल नहीं पाई थी। जब उसने अपनी मम्मी को मनीष की बीमारी में सुधा की बेचैनी बताई तो उन्होंने झट से कहा था, देवर से इतना लगाव, कोई बात तो जरूर है।
ऐसे थोड़े ही कोई किसी के लिए इतना परेशान होता है। और फिर मीना ने सुधा से इतनी दूरी रखनी शुरू कर दी कि मनीष ने चुपचाप दिल्ली ट्रांसफ़र करवाने में ही सबकी भलाई समझी थी। दिल्ली जाने के बाद मनीष ही बनारस आता रहा था। मीना इन 2 सालों में एक बार भी नहीं आई थी। मीना को लेकर सबने एक चुप्पी ओढ़ ली थी और अब वसुंधरा बीमार थी और ना चाहते हुए भी वह बनारस जा रही थी। बनारस पहुंचकर शाश्वत और सिद्धि तो वसुंधरा और सुधा से चिपट गई। सुधा के दोनों बेटे वेदांत और दिव्यांशु मनीष को देखकर चाचा चाचा करते चहक उठे। मीना सबसे अलग थलग खड़ी थी। सुधा ने उसे गले लगाते हुए कहा, यहाँ से जाकर तुम तो सबको भूल गई मीना। मीना कुछ बोली नहीं। मीना को छोड़कर सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे। वसुंधरा दिल की मरीज थी। इस समय वह अपनी बीमारी भूलकर बच्चों को गले लगाए बैठी थी। आशीष हंसा, देखा मनीष, इस समय माँ बीमार लग रही है। मनीष हंसा, भाभी की देखरेख में माँ बीमार रह भी नहीं सकती ज़्यादा दिन, कहकर सबको अपने लाए उपहार देने लगा। फिर सब नहा धोकर फ्री हुए तो सुधा ने कहा, सब आ जाओ नाश्ता करने, मैं गरम गरम बना रही हूँ। मोनू, मीना, सब आ जाओ। सुलग उठी मीना। घर में मनीष को मोनू कोई नहीं कहता है। इसे पता नहीं क्या पड़ी है इतना प्यार दिखाने की। और आशीष भैया, क्या इन्हें भी बुरा नहीं लगता सुधा का मोनू मोनू करना? अपनी पसंद का नाश्ता देखकर मनीष हंस पड़ा। वाह भाभी, मटर की कचौड़ी और आलू की सब्जी, आप कभी नहीं भूलती मेरी पसंद। मीना को बहुत गंभीर देखकर वसुंधरा ने कहा, क्या बात है मीना, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं माँ, सफ़र की थकान है, ट्रेन में भी रात भर नींद नहीं आई। सुधा ने इसने भरे स्वर से कहा, तुम नाश्ता करके आराम कर लो मीना, थोड़ा सो लोगी तो ठीक रहेगा। नाश्ता करके चारों बच्चे मस्ती करने लगे। वसुंधरा बेटों के साथ बातों में व्यस्त हो गई। मीना अनिच्छा से सुधा का किचन में हाथ बटाने लगी, लेकिन सुधा ने उसे ज़बरदस्ती आराम करने भेज दिया। सुधा का मन मीना से बहुत सी बातें करने का होता, लेकिन मीना का रूखा सूखा रवैया देखकर वह मन ही मन आहत रहती। सुधा ने इतने सालों में मीना से अच्छे संबंध रखने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी, लेकिन मीना की बेरुखी का कारण वह कभी नहीं समझ पाई। अब सब मीना का स्वभाव ऐसा ही समझकर चुप रहते थे। सुधा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। अगले दिन दिवाली थी। शाम को मनीष ने मीना से कहा, जाओ भाभी के साथ मार्केट जाकर देख लो क्या क्या लाना है, बच्चों को हम लोग देख लेंगे। आशीष ने भी अकेले में सुधा से कहा, जाओ मनीष, मीना और बच्चों के लिए मीना की पसंद से ही कुछ खरीद लेना। दोनों बाजार चली गईं। रास्ते में सुधा ने पूछा, मीना, दशाश्वमेध घाट चलोगी? तुम्हें वहाँ अच्छा लगता है ना? नहीं भाभी, अभी मन नहीं है। चलो, आई हो तो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर लेते हैं। नहीं भाभी, फिर कभी। सुधा चुप हो गई। हमेशा मीना में छोटी बहन ढूंढने की कोशिश अधूरी ही रह जाती थी। मीना के साथ हंसने बोलने का बहुत मन था, लेकिन मीना की खामोशी देखकर बस शॉपिंग करना शुरू किया। मीना की पसंद से मनीष और बच्चों के लिए कपड़े खरीद लिए तो सुधा ने कहा, अब अपने लिए एक साड़ी भी ले लो। भाभी, रहने दो, मन नहीं है। सुधा के बहुत कहने पर भी मीना ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। दोनों घर लौट आईं तो वसुंधरा ने कहा, सुधा, मीना की साड़ी कहाँ है? माँ, बहुत कहा पर उसने नहीं ली, कहा मन नहीं है। वसुंधरा को बुरा लगा, इसमें मन की क्या बात है? त्योहार है, अगर बड़े दिलवा रहे हैं तो उसे तो खुश होना चाहिए। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। अभी तो ये लोग 2-3 दिन यहाँ हैं, बाद में दिलवा दूंगी। माँ, आप परेशान न हो। वसुंधरा जानती थी मीना के दिल में सुधा के लिए जरा भी प्यार और सम्मान नहीं है, लेकिन कुछ बोलने पर बात और न बढ़ जाए इसीलिए चुप रहती थी।
दिवाली का पूजन पूरे घर ने मीना को छोड़कर खुशी खुशी किया। मनीष तो वेदांत और दिव्यांशु के साथ उनकी उम्र का ही बन जाता था। उसने बच्चों के साथ बहुत मस्ती की। मनीष आशीष से 7 साल छोटा था। मनीष ने बच्चों के साथ मिलकर बहुत पटाखे छुड़ाए। मीना अलग एक रूम में बैठी रही। वह मन ही मन वापस जाने का समय गिन रही थी। सुधा की उपस्थिति भी वह अपने आसपास सहन नहीं कर पाती थी। शक की एक भावना ने उसके मन पर ऐसा पर्दा डाल रखा था जहाँ से सुधा का स्नेह, अपनापन उसके दिल को छू भी नहीं पाता था। डिनर सबने साथ किया। मनीष सुधा के बनाए पकवानों की तारीफ जी खोलकर करता रहा। बच्चे सब एक रूम में सो गए। मनीष मीना का बेडरूम तो आज भी वैसा ही था जो पहली मंजिल पर था। वसुंधरा और आशीष के बेडरूम नीचे ही थे। मनीष सो चुका था, लेकिन मीना को नींद नहीं आ रही थी। उसे तेज सिरदर्द महसूस होने लगा। फर्स्ट एड बॉक्स नीचे किचन में ही था। उसी में कोई सिरदर्द की दवाई होगी। यह सोचकर वह धीरे धीरे उठकर नीचे किचन तक जाने लगी। सुधा के बेडरूम के दरवाजे से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। रात के 2 बजे थे। अंदर से आशीष और सुधा की आवाज़ें आ रही थी। साथ ही साथ सुधा की सिसकियां भी कानों में पड़ीं। तो मीना ने धीरे से दरवाजे पर कान लगा दिए। आशीष गंभीर स्वर में सुधा को कह रहा था, उसे तुम्हारे स्नेह की कोई कद्र नहीं है। पता नहीं क्यों तुमसे इतनी खिंची खिंची रहती है। सबके साथ हंसती बोलती तो कितना अच्छा रहता। मनीष और माँ भी मन ही मन तुम्हारा अपमान देखकर दुखी हो जाते हैं। मैंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है मीना शायद मनीष के प्रति तुम्हारा लगाव सहन नहीं कर पाती है। जब तुम मोनू मोनू करती हो तो कभी मीना का चेहरा देखा है उस समय? सुधा की सिसकियों में बंधी आवाज़ गूंजी। जब हमारी शादी हुई थी, माँ ने मुझे एक ही बात कही थी, मनीष को अपना बेटा समझना, कभी उससे नाराज़ मत होना। वो कोई गलती भी करे तो उसे माफ़ कर देना। तुम्हारे स्नेह से दोनों भाइयों में भी प्यार बना रहेगा। और वो दिन और आज का दिन मैंने हमेशा अपने आप को 3 बेटों की माँ समझा है और मुझे इस बारे में किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाहर खड़ी मीना को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। उसे आत्मग्लानि हुई। वह इतने सालों से क्या सोच रही है और सुधा के दिल में मनीष के लिए अपने बेटे जैसा स्नेह है। यह क्या किया उसने? कैसे माफ़ी मांगे वह? सुधा के निश्चल, निर्मल व पावन स्नेह के प्रति उसका मन श्रद्धा से भर उठा। उसने हमेशा सुधा का दिल दुखाया है। सोचती हुई वह चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गई। दवाई लेना भी वह भूल चुकी थी। पछतावा उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बह निकला। पूरी रात उसे अपना एक एक व्यवहार याद आता रहा। नहीं, अभी भी वह सब संभाल सकती है। बेकार के शक में पड़कर वह इन रिश्तों के बीच पनपती छोटी छोटी खुशियों को क्यों अनदेखा करती रही, जो इंसान को सच्चा सुख देती हैं। सुबह उसने सबसे पहले बिस्तर छोड़ दिया। सुधा जब फ्रेश होकर किचन में पहुंची तो हैरान हो गई। मीना उसके लिए चाय बना रही थी। सुधा ने कहा, मीना इतनी जल्दी उठ गई, ठीक से सोई नहीं? मीना ने हंसते हुए कहा, बस आपकी चाय बनाने का मन हो गया भाभी। सुधा हैरान सी मीना का मुंह देखने लगी। मीना ने कहा, आज आप आराम करेंगी, नाश्ता मैं बना रही हूँ। फिर कुछ सोचकर हंसते हुए बोली, नहीं, आप ही कुछ बनाना अपने मोनू की पसंद का। मेरे हाथ का तो वह रोज ही खाते हैं, मैं बाकी काम कर लेती हूँ। कहकर मीना उसके हाथ में चाय का कप देकर किचन से निकल गई। उसका मन हल्का हो गया था। दिल और दिमाग पर छाई धुंध की परत सुधा के स्नेह से छट गई थी। आज सुबह के सूरज की चमकती किरणों ने उसके दिल के हर कोने को चमका दिया था। अभिभूत हो गई थी सुधा। कुछ न समझ आने वाले अंदाज में वह मीना को जाते देखती रही।
कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।